मैं यशवर्धन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें। CUET 24/7 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। साथ में आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट पर जाएँ ज्योग्राफी वन शॉट्स के लिए। साथ ही में आप CUET 24/7 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐप स्टोर गूगल प्ले स्टोर से या गूगल पे जाकर के ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप आपकी सफलता की कुंजी है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड बुक सेकंड का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड जो है हमारी दोनों बुक्स के अंदर है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। हम वर्ल्ड सिनेरियो में इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। और साथ ही में इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो बुक सेकंड है, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है ना, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर मैं सही कहूँ तो वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड देखेंगे। इंडिया का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करेंगे कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या इंपोर्ट कर रहा है 1951 से लेकर के और आज तक का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। साथ ही के अंदर हम देखेंगे कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स कौन से हैं। साथ में ही क्योंकि हम पोर्ट्स को गेटवे ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, इसलिए हम इंडिया के पोर्ट्स भी पढ़ेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, जैसे कांडला, मुंद्रा, ईस्ट कोस्ट पर पोस्ट और वेस्ट कोस्ट के पोर्ट जो हैं हम देखेंगे और समझेंगे। चलो भाई, तो क्लास शुरू करते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया जो है, जब हम आज़ाद हुए तो एक कमज़ोर देश थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने मजबूती लेना चालू किया। 1950-51 की बात करें तो हम बहुत कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट मतलब माल को बाहर भेजना। कोई भी देश तभी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डेवलप्ड कंट्री बन सकता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा माल को बेचे और उसके माल की डिमांड जो है, उसके गुड्स की डिमांड जो है, उसके कंज्यूमर गुड्स की डिमांड जो है, उसके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की डिमांड जो है, उसके रॉ मटेरियल की डिमांड पूरी दुनिया में हो, वो कंट्री डेवलप करती है, उसका बिजनेस, उसका इको डेवलप करता है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत कमज़ोर था, तो हम इंपोर्ट करते थे। इवन चावल और दाल और साथ में गेहूं भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो पहले अगर हम डायरेक्शन की बात करें, बिजनेस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डायरेक्शन की बात करें, तो हम यूरोप से और अमेरिका से बहुत सारे जो है कंज्यूमर गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मंगवाते थे। धीरे धीरे जब हम डेवलप होने लगे 1991 के अंदर, जब लिबरलाइजेशन, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया, तो धीरे धीरे ये ट्रेड डायरेक्शन बदली और इंडिया एक्सपोर्ट भी करने लगा। बड़ी मात्रा में हम सामान एक्सपोर्ट करने, लेकिन फिर भी आज भी हम लोग जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम की इंपोर्टिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की इंपोर्टेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे लगातार जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी धाक जमा रहा है। और आपको पता है कि आज 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट इन सिंपल, माल को भेजना, भारत से बाहर माल को भेजना अलग कंट्रीज़ में। इंपोर्ट मतलब भारत में माल को मंगवाना, ठीक है ना, जो ज़रूरत का सामान है। चले भाई, तो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। चले भाई, आ जाए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को हम जो है वो लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडिया कंट्रीब्यूट द वर्ल्ड ट्रेड लेस देन द 1%। 2016-17 के अंदर 1% से भी कम हम इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेशन है हमारा, ठीक है ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, सामान को भेजने और सामान को मंगवाने में। द चेंजिंग पैटर्न इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड, 1950-51 तक हमारा एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो 1214 करोड़ का, है ना, 1214 करोड़ का था। और 16 अगर हम बात करें 2016-17 की, तो ये बढ़ के 4429,762 करोड़ हो गया। लगातार हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? द बेटर परफॉर्मेंस बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब भारत के अंदर जो है वो बहुत सारे, अगर हम बातचीत करें तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है भारत। आज अगर हम भारत की बात करें तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। हम एप्पल की बात करते हैं, हम सैमसंग की बात करते हैं, हम LG की बात करते हैं, हम बात करते हैं आपके इंटरनेशनल BMW की बात करते हैं, रेंज रोवर्स की बात करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है यहाँ पर आकर के और जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट्स को लगा रही है, क्योंकि भारत के अंदर रिसोर्सेज के कारण और भारत की और इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड जो है वो डेवलप हो रहा है। भाई, चीज़ें कब बिकेंगी, कब एक्सपोर्ट होंगी, ठीक है ना, कब इंपोर्ट होंगी, कब एक्सपोर्ट होंगी? जब यहाँ पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा? जब गवर्नमेंट मोटिवेटेड होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, रॉ मटेरियल होगा, रिसोर्सेज होंगे, ट्रेड
स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, सस्ता पड़ेगा लोगों को यहाँ मैन्युफैक्चर करना, तब जाकर के बहुत सारे इंटरनेशनल जो बिजनेस है, कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो यहाँ आके लगेंगे, और जो कि लगातार लग रही है। ठीक है ना, अब इंडिया की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है ना, और बहुत सारे दुनिया भर के देश यहाँ पर SEZ में अपनी फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। ठीक है, तो द बेटर परफॉर्मेंस बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फर्स्ट द लिबरल पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट। सबसे पहले LPG से शुरुआत हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, एंड देन नरसिम्हा राव थे। देन उसके बाद में 2014 के अंदर देन दिस NDA गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने और ज़्यादा इसको जो है वो मोटिवेट किया। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मार्केट, है ना, मार्केट की जो डिमांड थी उसके अनुसार मैन्युफैक्चर हुई चीज़ें। मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग हम बदले, तो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग हम बदले तो हमने सप्लाई भी कर सके, सप्लाई कर सके तो पैसे कमा सके। तो 3 इंपॉर्टेंट है, द बेटर परफॉर्मेंस बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लिबरल पॉलिसीज, पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाएगी, फ्रूटफुल पॉलिसीज नहीं बनाएगी जो कि बिजनेसमैन्स को, जो कि मैन्युफैक्चरर्स को एक अच्छा ग्राउंड दे सके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तभी बिजनेस बढ़ सकता है। अगर वो पॉलिसी अच्छी नहीं होंगी, ठीक है ना, तो फिर नुकसान होगा। ठीक है, और साथ में डाइवर्सिटी मार्केट, मार्केट जिस स्पीड से बदल रहा है, 4G 3G 5G, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, AI, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है ना, जैसा भारत जो है वो ग्लोबल मार्केट में हथियार का भी सप्लायर हो गया। पहले हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे हथियार, अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वेपन्स को, है ना, अजरबैजान को देते हैं, फिलीपींस को देते हैं। ठीक है ना, कई सारे देश जो हैं, जॉर्जिया वगैरह, हमसे जो है वो हथियार अब जो है वो खरीद रहे हैं। ठीक है, द इम्पोर्ट वैल्यू मोर देन द एक्सपोर्ट वैल्यू, सो ट्रेड डेफिशिएट, है ना, हमारी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है, हमारी जो इंपोर्ट वैल्यू है एक्सपोर्ट वैल्यू से ज़्यादा है। आपको पता है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जब एक्सपोर्ट्स हम कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो अनफेवरेबल होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाता है। ऐसा हमने जब फर्स्ट बुक का इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा था तो हमने समझा था, कोई भी देश जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, वो देश की इकोनॉमी उतनी ही राइज करेगी, उसका इंटरनेशनल ट्रेड उतना ही राइज करेगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, डेफिसिट में रहेगा। लेकिन अगर कोई कंट्री बहुत सारा सामान मंगवा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव रहेगा और हमेशा ट्रेड डेफिसिट बना रहेगा। ठीक है, ओके, चले भाई। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जो एक मैप दे रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में बेल्जियम, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के साथ में कितना बिजनेस करते हैं, इन सब फैक्ट्स को याद नहीं करना, एक मैप है समझाने के लिए किस तरह से इंडिया जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है ना। दे हैव बीन द चेंज द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम द 2050-51 टू 2016-17, ये कंपैरिजन है, इतना था अब बढ़ करके इतना हो गया। देयर हैज़ बीन द चेंज द नेचर ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड, एट प्रेजेंट द बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैज़ द इंक्रीज्ड। हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पहले हम केवल इंपोर्ट करते थे, केवल बाहर से सामान मंगवाते थे, इवन दाल और चावल ही मंगवाते थे। लेकिन फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फिर नई पॉलिसीज आई, तो धीरे धीरे इंडिया का मार्केट जो है वो बनने लगा, और आज जो हम एक मजबूत एक बिजनेसमैन के तौर पर भी दुनिया में देखे जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इंक्रीज हुए हैं। दिस इज द इंपोर्ट प्राइस इज हायर, लेकिन इंपोर्ट अभी भी हमारे ज़्यादा है। अभी हम पेट्रोलियम, जो कि एनर्जी के लिए एक बेसिक नीड है ना, हम पेट्रोलियम और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, बड़ी मशीनरीज अभी भी हम विदेशों से मंगवा रहे हैं। सोना अभी भी हम विदेशों से मंगवा रहे हैं, जिससे हमारी बहुत सारी जो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स है, रिजर्व्स हैं, वो भी बहुत सारा उसमें खर्च होता है, खास करके पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस। तो अभी भी इंपोर्ट जो है वो हमारे हायर है। ठीक है, ओके, द हाईएस्ट इंपोर्ट इज पेट्रोलियम और अनरिफाइंड प्रोडक्ट्स, एंड एक्सपोर्ट लाइक क्रूड ऑयल, ठीक है ना, एंड गोल्ड, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, मशीनरीज के लिए, इक्विपमेंट्स। ठीक है ना, एक्सपोर्ट्स हम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स करते हैं, फ्लोरिकल्चर, सब्जियां, फूल वगैरह करते हैं, फ्रेश फ्रूट्स करते हैं, शुगर करते हैं, मरीन प्रोडक्ट्स, मछलियाँ वगैरह करते हैं, स्पाइसेस हम लोग यहाँ से जो है, कॉटन जो है हम यहाँ से जो है एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो ये तो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, और ये बाहर के देशों में हम बेचते हैं। ठीक है, चलें भाई, सिंपल। द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट, ठीक है ना, क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे एक्सपोर्ट मटेरियल में 1951 से लेकर के 16-17 तक, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। आप इसको 2022, 23, 24 तक मान सकते हैं। 8-10 सालों में एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, 1%, 2% के आसपास चेंज आते हैं। साथ में कंज्यूमर गुड्स के अंदर 3-4 आइटम और ऐड हो जाते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, the share of the agriculture and the allied product coffee, tea, pulses, spices has declined, thus the international competition. ठीक है, the share of the petroleum and the crude products have the increased, rise in the petroleum price, increase the Indian refining capacity. The share of the ore minerals and manufactured goods have the largely remained the constant over the years. ठीक है, the increase the registered in the flori product, fresh fruits, marine
प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, एंड शुगर, इन सब के एक्सपोर्ट्स बढ़े लगातार, ठीक है ना। द इंक्रीज द रजिस्टर्ड फ्लोरिकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलोन द अमाउंट इज 73.6, इंडिया टोटल वैल्यू एक्सपोर्ट इज 2016-17, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, ठीक है ना, वो 16-17 में 73.6 हो गया। बहुत कुछ बना करके अब भेज रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सेल्स के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बहुत सारी विदेशी फैक्ट्रीज यहाँ खुली हुई है जो अपना माल बना करके बाहर भेज रही है और हमें यहाँ पे बहुत सारा जॉब प्रोवाइड करवा रही है। ओके, द इंजीनियरिंग गुड्स हैव द शोन द सिग्निफिकेंट ग्रोथ। द टेक्सटाइल सेक्टर कुड नॉट अचीव मच इन स्पाइट ऑफ द लिबरल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, है ना। हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, कपड़ा उद्योग जो है, अभी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे लोग कह रहे हैं कि भारत को फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। जो हमारी जो कानपुर के अंदर या जयपुर में, अहमदाबाद के अंदर, कोयम्बटूर में जो कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लुधियाना में, उसको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि बांग्लादेश के पास बहुत सारे ऑर्डर थे। और अगर वहाँ पर वो, देखो सीधी सी बात है बच्चों, अगर पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, ठीक है ना, अगर पॉलिटिकल क्रांति करना आसान है ना, क्रांति का झंडा खड़ा कर दो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना, लेकिन उसके नुकसान उसके फ़ायदों से बढ़कर है। एक बहुत बड़ा क्रांति आपके देश को बहुत पीछे उठा के ले जाएगी। आपसे सूझबूझ से अगर आप काम करेंगे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, ठीक है ना, तो चीज़ें अच्छी होंगी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो अब टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जयपुर, लुधियाना, अहमदाबाद, सूरत, कोयम्बटूर तैयार बैठे हैं ऑर्डर्स लेने के लिए, और ऑर्डर मिलना चालू भी हो गए, ठीक है ना, ऑर्डर्स मिलना, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो डिमांड और सप्लाई दोनों की चेन को मेंटेन करना चाहता है। और जिस कंट्री में शांति होगी, जो कंट्री आगे बढ़ना चाहती है वो युद्ध की तरफ नहीं जाएगी, फोकट की क्रांति नहीं करेगी, ठीक है ना, ज़बरदस्ती की। आजकल जो दुनिया भर में क्रांति हो रही है वो क्रांति जो है वो फैब्रिकेटेड है, ठीक है ना। पैसा देखो, फेंको और तमाशा देखो। तो फैब्रिकेटेड जो रेवोल्यूशनरीज होती हैं, उससे रेवोल्यूशंस होती हैं, उससे देश को नुकसान ही होता है। हाँ, यूथ के गुब्बार को शांत करने का तरीका ठीक है, लेकिन अगर आप उस बिल्डिंग को ही तोड़ दोगे तो फिर कहाँ कुछ बन पाएगा, है ना, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शांति बहुत ज़रूरी है और इंडिया में वो है। तो लगातार अब टेक्सटाइल में भी धीरे हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम इस लाइन को अलग से पढ़ें कि टेक्सटाइल सेक्टर आगे बढ़ रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी कंट्रीब्यूट द लार्जर शेयर। यहाँ की जेम्स एंड ज्वेलरी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। सूरत, जयपुर जैसे बहुत बड़े सेंटर्स हैं, ठीक है ना, और जेम्स एंड ज्वेलरी में इंडिया बहुत आगे है, ठीक है। जेम्स मतलब पत्थर, आपके पुखराज उखराज होते हैं ना, ये पहन रखे हैं, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द चेंजिंग पैटर्न इन द इम्पोर्ट मतलब सामान, एक्सपोर्ट सामान भेजना, हम कॉफ़ी, टी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, ठीक है, रॉ मटेरियल, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्ट क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या मंगवा रहे हैं, ठीक है। दैट ड्यूरिंग 1950 एंड 60 द मेजर आइटम इम्पोर्ट आर द फूड ग्रेन, कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, है ना, ये सब मंगवाते थे हम, सब कुछ एक तरह से सब कुछ ही बाहर से मंगवाते थे, ठीक है। ओके, आफ्टर द 1970 इम्पोर्ट ऑफ द फूड ग्रेन डिसकंटिन्यूड। 1970 के आते आते ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में हम सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे ग्रेन्स का। हम चावल की बात कर लें, हम लोग गेहूँ, वीट की बात कर लें, बारले की बात कर लें, पल्सेस की बात कर लें, और हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर हो गए। अब हम गेहूँ और चावल पूरी दुनिया को बेचते हैं, ठीक है ना, इतने बढ़ गए हम, है ना। इज अ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। द मेजर इंपोर्ट्स मशीन एंड द इक्विपमेंट्स स्पेशली स्टील, एडिबल ऑयल एंड केमिकल्स, ठीक है ना। द स्टेप राइज द इंपोर्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन राइजिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड, द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, द प्राइस राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट, है ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत इंडिया में बढ़ गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडस्ट्रियल बढ़ा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बढ़ी, तो पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल और LPG की जरूरत पड़ेगी। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी, लोगों ने बाइक्स खरीदी, कार्स खरीदी, ठीक है ना, जनरेटर्स खरीदे, है ना, ठीक है ना। और प्राइस राइज इन इंटरनेशनल मार्केट, पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है, हमारे हाथ में नहीं है वो। तो अगर 110 पर यूनिट बैरल हो गया डॉलर, तो डॉलर में प्राइस काउंट होता है और हमें भी पेमेंट डॉलर में करनी होती है। हाँ, आज करंट सिनेरियो के अंदर अगर हम बात कर लें तो चाइना, अगर बात करें तो रशिया एंड जो ईरान है वो हमसे रुपए में पेमेंट लेता है, बाकी जितनी भी कंट्रीज हमसे डॉलर में पेमेंट चार्ज करती है। तो इंटरनेशनल के हिसाब से तो हमें बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ डॉलर। ओके, ये ऑब्जेक्टिव इंपोर्ट्स के थे, स्पीडिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीटिंग द डोमेस्टिक डिमांड, ओवरकमिंग द नेचुरल डिजास्टर, इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, द इंश्योर द नेशनल डिफेंस। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंपोर्ट ट्रेड कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। तो स्पीडिंग अप द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। अगर आपको जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, ठीक है ना, ओके, और इंपोर्ट्स कम करना है, तो आपको ये सब जो है वो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये सब करेंगे तो धीरे धीरे जो है आप किसी और देश में अपना सामान बेच पाओगे, ठीक है ना, ठीक है। चलें भाई।
The import of the capital goods maintain a steady increase, electric machinery, transport equipment, manufacturers, metals and machines, tools. The other major items India import the pearl, semi-precious stone, gold, silver, metal ferrous ores, metal scrap, non-ferrous metal, electric goods. ये सब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कम मात्रा में कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट जो है और मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी मशीनरीज होती हैं, जो हाई हैंड मशीनरीज होती हैं, उनका हम करते हैं, ठीक है ना। चलें भाई, अब डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड क्या है ना। अगर 1950 से लेकर 60-70 तक का रेशो देखें तो हम सामान मंगवाते थे, लेकिन 1970s के बाद में हमने पहले फूड ग्रेन्स मंगाना बंद किए, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड जो थी, पहले अगर पूरी वर्ल्ड को देखें और इंडिया को देखें तो इंडिया जो था उल्टा था। क्या था काम, सब सामान आ रहा है पूरी दुनिया से इंडिया में। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या थी, यूरोप, रेस्ट ऑफ द एशिया, इंडिया को छोड़ करके, और अमेरिका इंडिया को इंपोर्ट कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स इंपोर्टेड कर रहे हैं, कपड़े तक इंपोर्ट कर रहे हैं, दवाइयाँ इंपोर्ट, सब कुछ भेज रहे हैं। लेकिन 1970 के एरा के बाद में उल्टा हो गया, हम बहुत सारे सामान पूरी दुनिया भर को बेचने लगे और अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। द इंडिया हैज़ द ट्रेड रेवोल्यूशन विद द मोस्ट ऑफ कंट्री हैंड द ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ठीक है ना। द एम्स टू द डबल इट्स शेयर द इंटरनेशनल ट्रेड इन नेक्स्ट 5 years, मेजर टेकन द इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, रिडक्शन ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटीज, डिक्लाइजेशन, चेंज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट पेटेंट। इन सब में हमने चेंज किया है, ठीक है ना। क्या क्या चेंज किया है, इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन हुआ है, कई सारे देशों के अंदर आपस में कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, FTA हुए हैं, जिससे एक दूसरे देश में सामान भेजना आसान हो गया है। रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम की गई है ना। डी लाइसेंसिंग की गई है, पहले लाइसेंस राज चलता था, हर चीज़ के लाइसेंस जरूरत पड़ता था, अब लाइसेंस कई सारे सेक्टर्स में लाइसेंस खत्म कर दिया। चेंज फ्रॉम द प्रोसेस टू प्रोडक्ट पेटेंट की वजह से कई सारे देशों में सामान नहीं बिक पाता था, लेकिन अब उसमें बदलाव आया है, तो कई सारे देशों में बहुत सारे सामान जो है वो बिकने लगे हैं, है ना, ठीक है, उनकी डिमांड हुई है। द मोस्ट ऑफ द ट्रेड बाय द सी एंड एयर रूट, बहुत सारा जो ट्रेड है वो सी और एयर रूट से हो रहा है, खासकर सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो सी रूट से हो रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रेड किससे हो रहा है, वो सी रूट से हो रहा है। द स्मॉल पोर्शन ऑफ ट्रेड लैंड रूट नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। भारत की अगर हम बातचीत कर लें यहाँ पे, ठीक है ना, भारत की अगर हम बातचीत करें तो भारत के पास ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे दोनों पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं, और पोर्ट्स को गेटवे ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और बल्क के अंदर मटेरियल भेजने के लिए, सामान के या इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। साथ में हमारे सी रूट्स भी बहुत मजबूत है, लेकिन लैंड रूट के थ्रू नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, भूटान के अंदर हम सामान भेजते हैं, ठीक है ना, और मंगवाते भी हैं, ठीक है ना। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 12 मेजर पोर्ट है, जो कि इंडिया 71% बिजनेस हैंडल करते हैं, क्योंकि पोर्ट ही गेटवे ऑफ द बिजनेस है, ठीक है ना। और सबके सब सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। 185 माइनर पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट, जो बड़े मेजर पोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, दिल्ली के अंतर्गत, और 185 जो माइनर पोर्ट है वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट। गुजरात में पोर्ट तो गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गोवा है तो गोवा गवर्नमेंट। माइनर पोर्ट, छोटे पोर्ट्स, चेन्नई तो चेन्नई गवर्नमेंट, मद्रास तो मद्रास, वेस्ट बंगाल तो मद्रास तो वेस्ट तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल के जो माइनर पोर्ट है। और मेजर पोर्ट जितने भी हैं, मेजर पोर्ट की बात कर ले, मुंद्रा, कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मरमागांव पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, कोची पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन की बात कर लें, पारादीप पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, है ना। ये सब बड़े पोर्ट जितने भी हैं ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। द वेस्ट कोस्ट हैज़ द मोर सी पोर्ट। वेस्ट कोस्ट का मतलब क्या है, जो कि अरेबियन सी के साथ जो कोस्ट लाइन है, ठीक है ना, उसके जो पोर्ट लगे हुए हैं उन्हें वेस्ट कोस्ट पोस्ट कहते हैं, और जो बे ऑफ बंगाल वो ईस्ट ऑफ कोस्ट कहते हैं। और भारतीय कोस्ट लाइन भी बहुत लंबी है, भारत 3 ओर से सी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। तो लगभग जो है कोस्ट लाइन हमारी 7-1, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी है। तो हमारे पास बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है, हम लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्नैच द 2 पोर्ट्स, ठीक है ना, पार्टीशन स्नैच द 2 पोर्ट्स। तो मेजर जो सी पोर्ट्स इन इंडिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट जो हैं वो पार्टीशन से चले गए थे, कराची पोर्ट और चटगांव पोर्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेजर सी पोर्ट्स हैं। इससे पहले आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में मेरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उसमें जाके आप पढ़ेंगे। वन शॉट्स में थ्योरीज भी हैं और साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। और अगर आपको वन शॉट्स के नोट्स चाहिए तो आप CUT.24/7 के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। साथ में मुझसे जुड़ने के लिए आप जो है वो, मेरी email ID है yash
DHAN यशवर्धन SINGH@adda247.com। ये ईमेल आईडी है ना? ये क्या है? ये ईमेल आईडी है yashvardhan.singh@adda247.com। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे? आप गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर जाएँ या गूगल पर जाएँ, adda247 लिखें डायरेक्ट। क्या लिखेंगे? adda247 लिखेंगे, ठीक है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपका, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का यूज़र इंटरफेस खुलेगा। ऑल कोर्सेज़ पे जाएंगे आप, ऑल कोर्स में आके आपके यूजी पीजी एंट्रेंस पे जाएंगे, फिर आप CUT यूजी पे जाएंगे, CUT महापैक पे जाएंगे। महापैक पे जाने के बाद में आप यू ऑल कर लेंगे। उसके बाद आप CUT महापैक विद द बुक्स, है ना, 8 डोमेन पे जाएंगे आप, ठीक है। और बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और आप कोड लगाएंगे YSIRG20, एंटर कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? YSIRG20 क्या कर देंगे? एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप कोड को एंटर करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे आप कोड को एंटर करेंगे आपको जो है क्या कोड लगाना है? आपको कोड आपको जो है वो लगाना है YSIRG20। ये कोड आपको अप्लाई करना है और आपको लगभग 3000 से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल जाएगा, 4939। क्या कुछ मिलने वाला है इसमें? आपको 12th की तैयारी के साथ साथ प्लस CUET में आपको GT प्लस लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन ये मिलने वाला है। महापैक लेने का फ़ायदा ये होता है कि रिवीजन बैच जब आएगा वो भी आपको इसमें फ्री मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर बैच आएगा वो भी आपको फ्री मिलेगा, अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, बुक्स आपको मिलेंगी, अनलिमिटेड आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, साथ में मेंटरशिप मिलेगी आपको टॉपर्स की और हमारी। साथ के अंदर ही आपको जो है इस बैच का फ़ायदा है कि जितने ही बैचेज आएंगे और एग्ज़ाम तक रहेंगे, 12th का भी रिवीजन होगा, CUET में भी रिवीजन क्लास होंगी, प्रैक्टिस पेपर बैच होंगे, वो सब अनलिमिटेड है, सब में एंट्री मिल जाएगी आपको। डेली प्रैक्टिस जो डेली क्लासेस होंगी किस बेस पे होंगी? डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। जो बच्चे लाइव देख सकते हैं लाइव देखें, और जो रिकॉर्डेड देख सकते हैं रिकॉर्डेड देख लें बाद में। लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। दूसरा, आपको डेली DPPs मिल जाएंगी। तीसरा, डाउट सेशंस होंगे वीकली। चौथा, रिवीजन बैच आपको इसके अंदर फ्री मिलेगा, ठीक है ना, प्लस पेपर प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा। चौथा, मेंटरशिप आपको मिलेगी अनलिमिटेड, आपको जो है वो ऑल बैचेस मिलेंगे CUT के, साथ में अनलिमिटेड टेस्ट पेपर मिलेंगे, बुक्स आपको मिलेगी, मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। और मेरी ईमेल आईडी YASHWARDHAN yashvardhan.SINGH@adda247.com ये मेरी ईमेल आईडी है। आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, बाद में नंबर एक्सचेंज होगा तो अपन ग्रुप बना करके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो आज ही जो है वो अपना बैच बुक करें, ज़रूरी है। YSIRG20 कोड को याद रखें, एक छोटी सी कोशिश सफल होने के लिए। चलें, तो इंडिया के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलें भाई, तो पोर्ट गेटवे, द सी पोर्ट आर द कलेक्शन सेंटर ऑफ द कमोडिटीज़ फ्रॉम द हिंटरलैंड फर्दर शिपमेंट टू द फॉरेन डेस्टिनेशन। अगर आपको कोई सामान हिंटरलैंड तक पहुंचाना है, मान लो कि यहाँ पर कुछ बनता है छत्तीसगढ़ में और उसको भेजना है अमेरिका, तो यहाँ पहुँचेगा हिंटरलैंड से और यहाँ जहाज़ के थ्रू पहुँच जाएगा अमेरिका। अमेरिका से कोई सामान पहुँचना है असम, तो आसाम पहुँच जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। द पोर्ट आर द रिसीविंग पॉइंट फॉरेन गुड्स एंड द कंसाइनमेंट कमिंग टू द इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन देन इनटू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। अपने भारत से जो बना हुआ माल इन पोर्ट्स पे आएगा और पूरे विदेश में जाएगा, और विदेशों से बना हुआ माल इन पोर्ट्स पे आएगा और पूरे भारत में जाएगा, जिसकी जहाँ जैसी ज़रूरत है, इन सिंपल मैनर। फेवरेबल कंडीशन ऑफ द डेवलप द इंटरनेशनल ट्रेड क्या क्या है? द इंडिया सराउंडिंग बाय द 3 साइड ऑफ द इट्स अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, है ना, 3 साइड्स, 3 तरफ से समुद्र घिरा है। किससे घिरा है अगर हम बात कर लें तो 3 ओर से जो है वो समुद्र से घिरा है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। और अपनी जो कोस्ट लाइन है 7517 किलोमीटर है। साथ में ही अगर हम बात करें, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल, लक्षद्वीप अरेबियन सी में और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में। इसमें हमारे पास बहुत सारे नेचुरल पोर्ट्स हैं और बहुत सारे आर्टिफिशियल पोर्ट्स भी हैं। तो चाहे वेस्ट वर्ल्ड को कवर करना हो तब भी हमारे पास पोर्ट है, ईस्ट वर्ल्ड को कवर करना हो तो भी हमारे पास पोर्ट है। मतलब दुनिया में चारों तरफ जाने के लिए हमारे पास पोर्ट है, जो कि हमारे लिए बहुत फेवरेबल है, ठीक है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड द चीप
ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, ये आपको पता ही है, सबसे सस्ता है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। द इंडिया हैज़ ए सेवरल वेल डेवलप्ड सी पोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट लाइन, 12 major and 185 minor ports. The major ports are operated by the central government of India and minor port operated by the स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द मेजर गुड इंपोर्ट आइटम द पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, पर्ल्स, जेम्स, गोल्ड एंड सिल्वर, इलेक्ट्रिक आइटम यहाँ से जाते हैं और आते हैं, ठीक है ना, ये पेट्रोलियम वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ठीक है ना। एंड सी पोर्ट गेटवे द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द इंडिया, लॉन्ग कोस्ट लाइन, फ्लैट बॉटम और सराउंड बाय द सी एंड 3 साइड्स, ये हमारे लिए फेवरेबल है। फ्लैट बॉटम मतलब क्या है, गहने हैं समुद्र, ठीक है ना, तो छोटे जहाज जो है नहीं, बड़े जहाज भी आ सकते हैं। तो 12 मेजर है और 200 माइनर है। नई बुक के अंदर 185 से संख्या बढ़ा करके 200 कर दी है। जो आपकी नई बुक है ना, उसमें 200 लिखा हुआ है नंबर, तो मैंने दोनों शामिल कर लिया, 185 भी शामिल कर लिया, 200 भी शामिल कर, नई बुक में 200 है, ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है। द कराची पोर्ट पाकिस्तान कंपेंसेट द कांडला पोर्ट, भारत के जब टुकड़े हुए है ना, तो यहाँ पर था कराची पोर्ट, तो हमने यहाँ पे कांडला पोर्ट बना लिया कराची पोर्ट की जगह। ये कराची पोर्ट है पाकिस्तान में, कांडला पोर्ट बन गया, तो इसका जो नुकसान हुआ पाकिस्तान जाने का, उसको हमने कांडला पोर्ट से कंपनसेट कर लिया। और चिटगांव पोर्ट जो था वो बांग्लादेश में है, ठीक है, चिटगांव पोर्ट, उसको हमने कंपनसेट कर लिया डायमंड हार्बर कलकत्ता से, ठीक है ना। जो नुकसान हुआ हमारा पार्टीशन के बाद में, फिर हमने यहाँ पे उन्हीं के पैरेलल 2 नए पोर्ट बना के हमने मामला कंपनसेट कर लिया। मेजर पोर्ट की बात हम कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे तो वेस्ट कोस्ट वाले पोर्ट और ईस्ट कोस्ट वाले पोर्ट, वेस्ट कोस्ट वाले और ईस्ट कोस्ट वाले पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ मेजर पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, जितना भी बल्क ऑफ द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो कोई भी सामान हो, उसके अंदर सी रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने फर्स्ट बुक में भी पढ़ रखा है, ठीक है ना। सी पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीप पड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि बल्क, मिलियन ऑफ बल्क, हज़ारों टन, लाखों टन के अंदर सामान ले जा सकता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ही नुकसान फिर कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि सस्ते में सामान दूर तक पहुंच जाएगा और तभी तो डिमांड पूरी होगी, है ना। 2-2 किलो चीनी आएगी तो डिमांड पूरी थोड़ी ना होगी, है ना, ठीक है ना। आज आपके पास 1 लीटर तेल आया है, 1 लीटर पेट्रोल आया ईरान से, 1 लीटर से तो बाइक भी नहीं चल सकती ढंग से, ठीक है ना। तो जो लाखों टन तेल है वो इन जहाज़ों के थ्रू ही आ सकता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो मेजर सी पोर्ट जो है उन पर रेड लिखा हुआ है, और जो स्काई ब्लू कलर जो है वो माइनर सी पोर्ट्स है, ठीक है। तो वेस्ट कोस्ट यानी अरेबियन सी के साथ में सी पोर्ट है, वेस्ट कोस्ट पे बहुत सारे सी पोर्ट जो है नेचुरल सी पोर्ट्स है, ठीक है ना। और ईस्ट कोस्ट पे जो बहुत सारे जो बे ऑफ बंगाल के साथ सी पोर्ट्स है, वो सी पोर्ट जो है वो आर्टिफिशियल सी पोर्ट्स है मेजर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोस्ट लाइन बहुत कटी फटी है, इस वजह से मेजर जो है सी पोर्ट्स जो हैं वो नेचुरल सी पोर्ट्स हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट की, बात कर लेते हैं मुंद्रा पोर्ट की, बात कर लेते हैं। कांडला और मुंद्रा जो है मेजर पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। वेरावल है, भावनगर है, भरूच है, सूरत है, ये सब माइनर पोर्ट है। साथ में जवाहरलाल नेहरू नावाशेवा पोर्ट के बारे में बात कर लें तो मेजर पोर्ट है। साथ में बात कर लेते हैं मरमागांव मेजर पोर्ट है, मैंगलोर मेजर पोर्ट है, ठीक है ना। कोची मेजर पोर्ट है, ठीक है, कोची इज़ द मेजर पोर्ट, ठीक है ना। तूतीकोरिन की बात अगर हम कर ले, इज़ अ मेजर पोर्ट। चेन्नई इज़ अ मेजर पोर्ट। विशाखापत्तनम इज़ मेजर पोर्ट। पारादीप इज़ मेजर पोर्ट एंड हल्दिया इज़ अ मेजर पोर्ट। ये सब के सब मेजर पोर्ट्स हैं। हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, पारादीप इन उड़ीसा, विशाखापत्तनम पोर्ट जो है वो आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, चेन्नई पोर्ट की अगर हम बात कर लें और साथ में बात करें तूतीकोरिन पोर्ट तो वेस्ट बंगाल। कोची पोर्ट की अगर हम बात कर लें मेजर पोर्ट है। कोचीन पोर्ट की बात करें तो केरला। मरमागांव की बात कर लें तो मैंगलोर की बात कर लें कर्नाटका। मरमागांव गोवा में। नावाशेवा या मुंबई पोर्ट जो है, न्यू मुंबई पोर्ट, वो आपके महाराष्ट्र के अंदर है। और अगर हम बात करें कांडला और मुंद्रा पोर्ट की तो गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो ये वेस्ट वाले पोर्ट है अरेबियन सी के साथ में, और ये ईस्ट वाले पोर्ट है, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल के साथ में इन सिंपल मैनर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट की इन सिंपल मैनर, ठीक है ना। और पोर्ट आपको पता ही है, इंटरनेशनल ट्रेड के सबसे ज़्यादा ट्रेड यहीं से होता है, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, कांडला पोर्ट की बात कर लेते हैं, जो कि कहाँ है, ठीक है ना। तो कांडला पोर्ट की गुजरात के अंदर। द रिड्यूस द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट का प्रेशर इसने कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, तो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ये यहाँ पर कांडला पोर्ट है, यहाँ मुंबई पोर्ट है। तो पहले बहुत बड़ा वेस्ट कोस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई पोर्ट हुआ करता, मुंबई पोर्ट और कोची पोर्ट। लेकिन कांडला पोर्ट बनने की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया का जो बिजनेस है, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, वो इस कांडला पोर्ट से ऑपरेट होने लगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों, ठीक है। और इसी पोर्ट को हमने जो है फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ दिया,
रेलवे के थ्रू भी जोड़ दिया, भारतमाला के थ्रू भी जोड़ दिया, 6 लेन 8 लेन हाईवे से भी जोड़ दिया, साथ में ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी कनेक्ट कर दिया, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है फ्रेट और गुड्स का वो बहुत तेज़ी से हो सके। ठीक है। Designed to receive the petroleum and petroleum products, the offshore terminal at the Vadinar and reduce the pressure। ठीक है ना। कोलकाता पोर्ट की बात कर लेते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ है। ठीक है ना, लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर। ठीक है ना, हुगली रिवर पे, ये समुद्र में नहीं, हुगली रिवर पे। हुगली रिवर जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है। ओके, द प्रॉब्लम विद द सिल्ट अक्यूमुलेशन, क्योंकि नदी है तो सिल्ट इकट्ठी होती है, कादा इकट्ठा हो जाता है नीचे, बहुत सारा सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो कई बार जहाज फंस जाता है। द पोर्ट फैसिलिटी फॉर द लैंड लॉक्ड नेपाल एंड भूटान, नेपाल और भूटान के लिए पोर्ट बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर यहाँ बात कर लें, ठीक है ना, तो नेपाल और जो भूटान है ये यहाँ ये पोर्ट, तो पूरा सामान भूटान और नेपाल का भी जो माल आता है दुनिया भर से, और इनके माल को भेजने के लिए पोर्ट तो चाहिए, तो यहाँ पर ये अपने को टैक्स देते हैं बकायदा अपना सामान भेजने के लिए, तो ये पोर्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलें भाई, तो यहाँ पर जो है ये है आपका पोर्ट कांडला पोर्ट, और ये है आपका मुंबई पोर्ट। इसका प्रेशर कम करने के लिए ये पोर्ट बन गया। साथ में हल्दिया पोर्ट की अगर हम बात करें, ये हल्दिया पोर्ट है, तो नेपाल का सामान और भूटान का सामान इसी के थ्रू आता जाता है, तो हमको टैक्स का फ़ायदा होता है, पैसे कमा लेते हैं हम भी इन देशों से। ठीक है, सिंपल। मुंबई पोर्ट द बिगेस्ट पोर्ट है, द लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल भी है मुंबई पोर्ट। ठीक है ना, साथ में मुंबई में 2 पोर्ट हैं भाई। मुंबई में क्या है, 2 पोर्ट है, एक मुंबई पोर्ट है, एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। मुंबई पोर्ट नेचुरल है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी मुंबई में आर्टिफिशियल है, और सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सैटेलाइट पोर्ट ऑफ द मुंबई है ना, सैटेलाइट पोर्ट का मतलब इसका मुंबई पोर्ट का वजन कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज से पूछे कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो आप बोलोगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। और सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है इंडिया में, तो मुंबई पोर्ट। तो मुंबई में 2 पोर्ट है, एक मुंबई पोर्ट के नाम से और एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से। मरमागांव पोर्ट जो है सुटेड फॉर द रिवर एस्चुरी एंड आयरन ओर एक्सपोर्ट टू द जापान। ठीक है ना, तो ये ज्वारी नदी पर है। ठीक है ना, एस्चुरी मतलब आप समझते हो डेल्टा और एस्चुरी, जिसका पानी जाके नदी में समुद्र के अंदर जाके सीधा मिल जाता है। ठीक है ना, डायरेक्टली फैलता नहीं, डेल्टा नहीं बनाता, उसे एस्चुरी कहते हैं। तो एस्चुरी बहुत छोटी होती है साइज़ में, तो वहाँ ये पोर्ट बना हुआ है, और ऑयल आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है जापान को। जो आयरन ओर कर्नाटक में और गोवा और महाराष्ट्र में खुदता है, वो पूरा का पूरा इस पोर्ट के थ्रू जापान चला जाता है। न्यू मरमगांव पोर्ट कर्नाटक, एक्सपोर्ट आयरन ओर। आपको पता है कि हॉस्पेट, बेलारी, बाबूदान, कुद्रेमुख जैसे बहुत सारी माइनिंग एरियाज़ हैं। ठीक है ना, और उन माइनिंग एरियाज़ के थ्रू जो आयरन ओर निकला है वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है चाइना को, ऑस्ट्रेलिया को और जापान को। हल्दिया पोर्ट की बात कर लें तो रिड्यूस द कंजक्शन ऑफ द कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, द डीपेस्ट हार्बर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा आज, पूछेगा सबसे बिगेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे मुंबई पोर्ट। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, आपके आंसर दोगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है ना, आयरन ओर जापान को कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, मरमागांव पोर्ट गोवा से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, ओके। सबसे डीपेस्ट पोस्ट कौन सा है, तो पारादीप पोर्ट जो है वो सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, सबसे डीपेस्ट है ना। हैंडल फॉर द वेरी लार्ज वेसल, बड़े बड़े वेसल्स के लिए ये पोर्ट बहुत ज़रूरी है ना। और एक्सपर्ट आयरन ओर उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, बंगाल में जो भी आयरन ओर निकलता है यहीं से अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट होता है। विशाखापत्तनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, लैंड लॉक्ड हार्बर, ये लैंड लॉक्ड हार्बर है भाई आंध्र प्रदेश के अंदर। डॉल्फिन नोज करके हिल है, उससे ये घिरा हुआ है। ठीक है ना, कनेक्टेड बाय सी बाय द कैनाल है ना, और कैनाल के थ्रू कनेक्टेड है। चेन्नई पोर्ट की बात है तो ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया है ना, ये ओल्डेस्ट पोर्ट है चेन्नई पोर्ट। ठीक है, ओल्डेस्ट पोर्ट। कोची द सिचुएटेड द हेड ऑफ द वेमनाथ कयाल है ना, क्वीन ऑफ द अरेबियन। वेमनाथ कयाल मतलब वेमनाथ झील के साथ में लगा हुआ है, और कोची पोर्ट को जो है वो क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा शिपयार्ड भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया के लिए। ठीक है ना, ओके। द तूतीकोरिन पोर्ट की बात कर ले, तूतीकोरिन पोर्ट जो है वो यहाँ है तमिलनाडु के अंदर। द चेन्नई प्रेशर एनोर तमिलनाडु। ठीक है ना, प्रेशर कम करता है एनोर पोर्ट का। ठीक है ना, एनोर पोर्ट भी तमिलनाडु में ही है। 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द चेन्नई, रिलीव द चेन्नई प्रेशर। तो चेन्नई पोर्ट जो है ना, उसका भी प्रेशर कम करता है तूतीकोरिन पोर्ट। और तूतीकोरिन पोर्ट जो है वो नेवल बेस भी है एक बहुत बड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं भाई, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। अब एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर लें इंडिया के अंदर, तो अब भारत में एयर ट्रांसपोर्ट भी बहुत बढ़ रहा है। भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर की इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, तो धीरे धीरे एयर ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है, और एयर कार्गो शिपमेंट भी बढ़ रही है। ठीक है ना, बहुत सारे लग्जरी गुड्स जो हैं,
ठीक है ना, जो बहुत महंगे होते हैं उनको जल्दी पहुंचाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का ही हम यूज़ करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। आप सियाचिन भी सामान भेज सकते हो, कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, और जल्दी से सामान भेज सकते हो। तो एयर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, तो लोग आजकल जैसे रोडवेज बसों में सफ़र करते थे वैसे आजकल फ्लाइट्स में सफ़र करते हैं, ठीक है ना। तो लगातार एयर ट्रांसपोर्ट का भी सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है इंडिया में। इट हैज़ द एडवांटेज टेकिंग द लीस्ट टाइम टू कैरीज द हैंडलिंग द वॉल्यूम ऑफ द प्रिसाइजेबल गुड्स ओवर द लॉन्ग टाइम डिस्टेंस, है ना। जो बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं, बहुत महंगे होते हैं, उनको बहुत जल्दी कहीं पर भी भेजने के लिए आप एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो। इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड अनसुटेबल फॉर द कैरिंग ए हैवी एंड द बल्की कमोडिटीज़। बहुत भारी सामान, गेहूँ चावल भेजने के लिए आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। हाँ, फौजियों को गेहूँ चावल पहुँचाना है तो आप भेज सकते हो, अलग बात है, उद्देश्य हित की बात है। लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हो तो बल्कि और लार्ज मटेरियल नहीं भेज सकते। इसकी एक क्षमता होती है 25, 30 टन, 100 टन, 150 टन, 300 टन, बस इतना ही है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। एट प्रेजेंट वी हैव 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 112 द डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन द कंट्री, ठीक है ना। तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, 25 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है ना। क्या है? 25 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे पास में इन प्रेजेंट, ठीक है ना। 25 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो 25 का रहता है 25, और 25 में से 12 एयरपोर्ट मेजर एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, कोचीन, लखनऊ, पुणे, ठीक है ना। ओके ओके, चंडीगढ़, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर, किन्नौर, ठीक है ना, कन्नूर, ठीक है ना। तो ये बहुत 25 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो हैं वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे इंडिया का टोटल इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है ना, जो कि इंडिया को लगातार आगे बढ़ा रहा है। अब हम लगातार जो बहुत बड़ी शक्ति बन रहे हैं। अब एक रिकैप की अगर हम बात कर लें तो पोर्ट स्नैच्ड बाय द पार्टीशन कराची एंड चिटगांव, कराची चला गया पाकिस्तान के पास, चिटगांव चला गया बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। द पोर्ट कंप्रेंड लॉस्ट कांडला एंड डायमंड हार्बर, इनकी जगह फिर हमने कांडला गुजरात में और डायमंड हार्बर कलकत्ता में बना लिया, नुकसान की भरपाई कर ली, है ना। तो सी पोर्ट्स की बात करें तो कांडला पोर्ट है मुंबई बिगेस्ट पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, मरमागांव पोर्ट ज्वारी एस्चुरी है वहाँ पर सिचुएटेड है, न्यू मैंगलोर पोर्ट आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है, और कोची पोर्ट अरेबियन सी में है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहते हैं, ठीक है। साथ में सी पोर्ट्स कोलकाता द रिवर वाइन पोर्ट है, रिवर पर है, हुगली रिवर पर, इनलैंड पोर्ट है, याद रखना। हल्दिया पोर्ट सैटेलाइट पोर्ट है आपके कोलकाता पोर्ट का, पारादीप डीपेस्ट हार्बर पोर्ट है उड़ीसा के अंदर, विशाखापट्टनम लैंडलॉक्ड पोर्ट है। क्वेश्चन पूछते सीधे तो क्वेश्चन पूछें डायरेक्ट। चेन्नई पोर्ट ओल्डेस्ट पोर्ट है, टूतीकोरिन पोर्ट, ठीक है, ओके। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ये एयरपोर्ट्स हैं भारत के, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कलकत्ता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर तो राजस्थान में, नागपुर इन महाराष्ट्र, कोयम्बटूर, ठीक है ना, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मैंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना। नाम याद नहीं करने सबके, है ना, नाम याद नहीं करना सबके, पता चल नाम याद करने लगे। एक्सपोर्ट्स की बात कर लें तो हम लोग फ्लोरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, मेरीन प्रोडक्ट्स, मछलियाँ वगैरह, है ना, सी फूड, शुगर, फ्रेश फूड, इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। डिक्रीज जो हुआ है एग्रीकल्चर एलाइड प्रोडक्ट्स हुआ है, कांस्टेंट जो बना हुआ है और मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, हम इंडिया से कर रहे हैं। इंपोर्ट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कैपिटल गुड्स का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम लोग, मंगवाते हैं। और जो डिक्रीज हुआ है फूड अलाइड प्रोडक्ट्स, पहले हम फूड्स भी मंगवाते थे, ग्रेन्स भी मंगवाते थे, वो धीरे धीरे अब कम हो गए हैं, ठीक है ना। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड जो है एशिया और आशियान से 33 टू 57.3 और यूरोप और अमेरिका से 42 और 30.8% करते हैं। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जो है हमारे वो यूएई, चाइना और यूएस हैं, ठीक है ना। और मेजर टू द डबल इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, रिडक्शन ऑफ द इंपोर्ट डिक्लाइन, चेंज फ्रॉम द प्रोसेस टू द प्रोडक्ट पेशेंट, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो यहाँ अपन जो है वो मेजर जो है वो चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलें भाई, ये हो गया आपका। तो ये आपका रिवीजन भी हो गया, साथ में क्या हो गया आपका? रिवीजन भी हो गया जो पढ़ाया। सबसे इंपॉर्टेंट है ऐप को डाउनलोड करना। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है ऐप को डाउनलोड करना, ठीक है ना। कोड है मेरा वाई सर G20, ये मेरा कोड है फर्स्ट। दूसरा मेरा ईमेल आईडी YASHvardhan.singh@adda247.com, है ना।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप CUT अड्डा 24/7 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। वन शॉट की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, साथ में चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐप को जो डाउनलोड कर लें। और ये मेरा ईमेल आईडी आपकी मेंटरशिप के लिए, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना हो, बात करनी हो, ठीक है। साथ में ऐप को डाउनलोड करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ, ऐप स्टोर पर जाएँ और अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाएं आप, ऑल कोर्सेज जाकर के आप जो है वो UG PG एंट्रेंस चूज़ करें, फिर आप CUT UG चूज़ करें, CUT महापैक चूज़ करें, ठीक है ना। CUT महापैक चूज़ करने के बाद आप व्यू ऑल में जाएं, ठीक है। और व्यू ऑल में जाने के बाद में जो है वो आर्ट्स डोमेन में जाएं आप, ठीक है ना। आर्ट्स डोमेन में जाने के बाद आप बाय नाउ पर क्लिक करें और यहाँ पर कोड लगाएं YSIRG20, ठीक है ना। अप्लाई कर दें तो YSIRG20 कोड और 14,939 रुपये का आपको पड़ेगा 12th प्लस CUT, ठीक है ना। CUT में आपको GT प्लस लैंग्वेज और 4 डोमेन, और 12th के भी 4 डोमेन। कौन कौन सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, मोहन सर पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ाएंगे अनिता मैम, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपका अपना यशवर्धन, और इकोनॉमी जो वो पढ़ाएंगे वो प्रिंस सर पढ़ाएंगे। साथ में ही महापैक लेने का फ़ायदा ये है कि आपको फिर कोई बैच नहीं लेना, सभी बैचेस में आपको फ्री एंट्री मिलेगी। रिवीजन बैच और पेपर प्रैक्टिस बैच आपको फ्री मिल जाएंगे, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड आपको जो है मतलब साथ में आपको बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। और पूरे साल भर ही चलता रहेगा आपके साथ के अंदर ही डेली लाइव क्लासेस होंगी, बाद में वो क्लासेस रिकॉर्ड दिखेंगे आपको, DPPs आपको मिलेंगे, रिवीजन बैचेस मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस पेपर बैच मिलेंगे, डाउट सेशंस अलग से मिलेंगे। yashvardhan.singh@adda24/7 मेरी ईमेल आईडी भी मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। और YSIRG20 मेरा कोड है डिस्काउंट के लिए, मेरा डिस्काउंट तो मेरी हेल्प आपको दिन रात मिलती रहेगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर। साथ में GT प्लस लैंग्वेज भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। GT में क्वांट, रीजनिंग, आपको GK लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें और जुड़े रहें CUT.24/7 के साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज का एक छोटा प्रयास कल की एक बहुत बड़ी सफलता बन सकता है, तो गौर करें, ऐप डाउनलोड करें और YSIRG20 कोड लगाएं। धन्यवाद। हम आपकी सफलता में सहयोगी बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।